हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जहाँ तक यूपी टेट के मैथमेटिक्स के सिलेबस और उससे रिलेटेड कोर्स का सवाल है, तो आप सबको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल के प्लेलिस्ट में यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट का जो बेसिक्स होना चाहिए उसके लिए चैप्टर वाइज में सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। यानी कि आप अगर एक एक चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लगभग सारे के सारे वीडियोस पूरा एक टू द पॉइंट बेसिक लेवल से हायर लेवल तक के लिए वहाँ पर जो आपका लेवल हो सकता है वो पूरा कंप्लीट कवर करते हुए वीडियोस बनाई गई हैं और वो पूरा कोर्स फ्री में अवेलेबल है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके यूपी टेट मैथ्स 2021 के नाम से देख सकते हैं। उसमें अभी आपको 53-54 वीडियोस लगभग मिलेंगी, तो उसको आप देखिए अच्छे से। उसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट तक आपको पढ़ाया गया। उसमें सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ाया गया था जो कि ज्यामिति था, ज्योमेट्री। तो यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और ज्योमेट्री आपको पढ़ा देता हूं ताकि आपका कंप्लीट कोर्स मैथमेटिक्स का हो जाए। और इसी के साथ जैसे ही ज्योमेट्री की क्लासेस कंप्लीट होंगी फिर हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस रन कर देंगे और बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब आपको नियमित रूप से रेगुलर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हिसाब से क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, लगातार उनको वीडियो शेयर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो ज़्यादा आत्मबल और मनोबल के साथ कार्य किया जाएगा और आप सबके सहयोग से साथ मिल करके हम आगे बढ़ेंगे और इस चैनल को भी एक नई दिशा प्राप्त कराएंगे। तो आप सब अपना अपना सहयोग प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। देखिए, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति में हम लोग पहले बेसिक्स कुछ चीज़ें समझ लेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें भूल चुकी होती हैं और क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस इनके बेसिक्स पर भी आ जाते हैं, इनके पॉइंट्स थ्योरेटिकल पार्ट में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको सब कुछ सीखना जरूरी है। इसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ाया है तो उसमें क्या थीम रखा गया था कि वो आपको एक ऐसा बेस प्रोवाइड करे, यानी जो अभी तक की क्लासेस अवेलेबल हैं आपको देखेंगे प्लेलिस्ट में, उसमें आपको एक बेस मिलेगा, एक आधार मिलेगा जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी के लिए होगा। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से जरूर देखें, वो क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसी क्रम में इसको भी पढ़ा करके मैं आगे फिर प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट करूंगा। फिर प्योरली क्वेश्चंस डील करेंगे मैथमेटिक्स में हम लोग, और मैं कोशिश करूंगा कि और भी सब्जेक्ट्स डील किए जाएं इस चैनल के माध्यम से। तो अभी मैं उसी का प्लान कर रहा हूं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप लोग चैनल से लगातार जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप जो भी आप देख रहे हैं उन सबको ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी टाइम क्लासेस मिल सकती हैं, कोई भी सब्जेक्ट भी मिल सकता है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट डील करवा दूं। प्रयास रहेगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल के लिए अभी तो मैथमेटिक्स के लिए आज स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। अच्छे से पढ़िए, सीखिए। देखिए, इसमें शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बिंदु, रेखा, किरण, ये सब चीजें आप सभी जानते हैं क्या होता है। सिंपली बस केवल जनरली समझना है। देखिए, बिंदु क्या है, अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है, ठीक है, जिसमें ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है और ना मोटाई है। ये भी कहा जाता है। कई किताबों में बिंदु की जो परिभाषा है वो बहुत ही विभिन्न प्रकार से दी जाती है, तो कहीं पर उसको सही भी माना जाता है, कहीं पर सही नहीं भी माना जाता है, तो वो अलग इशू है। आपसे सामान्य रूप से आप बिंदु की एक दो परिभाषाएं अपने तरीके से ध्यान रखें जो आपकी पुस्तकों में है, क्योंकि उससे अलग तो आप नहीं समझ सकते। वैसे मेरा मानना यह है कि शायद बिंदु को बहुत ही अच्छे से परिभाषित कर पाना उचित नहीं है, या मान के चलिए कि शायद किसी ने उचित परिभाषा अभी उपलब्ध नहीं कराई है, क्योंकि बिंदु एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसको सही से डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक, इसीलिए शायद ये देखने को मिलता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स में आपको अलग अलग चीज़ें इसकी परिभाषा, डेफिनेशन में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अगर किताबों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई किताबों में ये बोला जाता है कि ये एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई आकृति है तो बिना लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के वो संभव नहीं है फिलहाल। लेकिन क्योंकि अब कहीं पर ऐसा तक लिख दिया गया है, कई पुस्तकों में, मानक पुस्तकें, स्टैंडर्ड पुस्तकें हैं, कहीं पर ऐसा तक लिख दिया गया है कि बिंदु एक निश्चित पेंसिल से बनाई गई एक सबसे छोटी सूक्ष्म आकृति है। जैसे मैं इसको पेंसिल मानूं और ऐसे सूक्ष्मतम आकृति ऐसे रख दूं, तो ये तक परिभाषा बताई गई है, आप समझ सकते हैं। यानी कि बिंदु क्या है, पेंसिल के द्वारा एक निश्चित बनाई गई सूक्ष्मतम या सबसे सूक्ष्म आकृति है।
तो ये भी कोई हम बात नहीं समझ सकते। हालांकि बात ठीक है, लेकिन अब इनको एक विशेष परिभाषा के अंतर्गत नहीं हम मान सकते। फिर बोला जाता है कि कई जगहों पर कि बिंदु किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, तो वो परिभाषा ना हो कि एक उसका विशेषता टाइप की हो गई। तो इस प्रकार से देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की ऐसी परिभाषाएं मिलती है, और कई पुस्तकों में ये भी देखने को मिलता है कि बिंदु क्या है, एक ऐसी वृत्त की संरचना है, एक ऐसी वृत्त की संरचना है जिसकी कोई त्रिज्या ना हो। जैसे आप देखिए ये क्या है, मैं आपसे पूछूंगा ये क्या, आप कहेंगे वृत्त। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ये दूरी त्रिज्या ली गई है और इस त्रिज्या से इस वृत्त को बना दिया गया, आप सभी जानते हैं। अब उन्होंने कहा, एक बुक में ये परिभाषा लिखी गई कि भाई वृत्त बिंदु एक ऐसा वृत्त है, बिंदु एक सूक्ष्मतम ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं। तो त्रिज्या नहीं तो वृत्त कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये बहुत सारी अजीब सी परिभाषाएं बिंदु को लेकर के मिलती है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का मतलब कि बिंदु पर बात आपसे नहीं पूछी जाएगी, और पूछी जाएगी तो जो इन पुस्तकों में बात बोली गई यही सब पूछी जाएगी, और मैंने एक एक बात आपको बता दी। तो बिंदु की परिभाषाएं जो पुस्तकों में देखने को मिलती है वो क्या है? देखा जाए तो बिंदु के लिए बोला गया है कि एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है। ठीक है, एक बात आप ये समझ लीजिए। दूसरी परिभाषा के अंतर्गत बिंदु को ये कहा जा सकता है कि बिंदु एक निश्चित पेंसिल द्वारा बनाई गई सबसे सूक्ष्म आकृति है। ठीक है, जैसे पेंसिल की नोक रख दिया, जो आकृति बनी वही बिंदु है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। और फिर कहा गया है कि एक अलग पुस्तक में कहीं आपको देखने को ये भी मिलेगा कि बिंदु एक ऐसा वृत्त है या एक ऐसी वृत्त नुमा आकृति है, वृत्त के जैसी एक ऐसी आकृति है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं। अब देखिए, अगर कोई त्रिज्या नहीं मतलब ये त्रिज्या होगी नहीं, तो ये सिमट करके, ये जो वृत्त है सिमट करके एकदम ऐसे आ जाएगा जिसकी कोई त्रिज्या नहीं। तो जब त्रिज्या ही नहीं होगी तो वो बिंदु बन जाएगा। तो ये सब बातें, तो इस पर डिस्कशन मैंने ऐसे इसलिए कर लिया क्योंकि कई जगहों पर आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें अजीब लग सकती हैं। हालांकि बिंदु पर इतना डिस्कशन नहीं बनता, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सीखने के उद्देश्य से सब कुछ जरूरी होता है। चलिए, ये बिंदु हो गया। अब आते हैं रेखा, किरण, रेखाखंड। इनको बस शॉर्ट में फटाफट अब देखते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल करने की जरूरत नहीं। रेखा क्या है आप सभी जानते हैं कि ऐसा एक, आप देखते हैं रेखा में दोनों तरफ रेखा को कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ भी इस तरफ भी। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब कोई अंत बिंदु नहीं है। रेखा का कोई भी अंत्य बिंदु नहीं है। अंत्य बिंदु मतलब एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट कोई इसका है ही नहीं। इधर भी कितना भी, इधर भी कितना भी, दोनों तरफ रेखा कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। ये आप रेखा देख रहे हैं। और अगर हम इसमें से एक बिंदु निश्चित कर ले, इसी रेखा, ये जो आपने पढ़ा रेखा यानी लाइन, ठीक है, इसी में क्या करें, अगर हम एक बिंदु को निश्चित कर दें एक साइड से, यहां से प्रारंभ स्थिति से लेकर के, और एक ही साइड में कितना भी बढ़ते चले जाएं, कितना भी मतलब इनफाइनाइट, अनंत तक, है ना। ये तो रेखा आप देख रहे हैं, दोनों तरफ, दोनों सिरों पर अनंत विस्तार होता है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं। पता नहीं कि ये अंत कहाँ होगा, इस सिरे का या इस सिरे का अंत कहाँ होगा, किसी को नहीं पता। यानी रेखा के अंत बिंदु नहीं बताए जा सकते, ज्ञात नहीं होते। इसका विस्तार, रेखा का विस्तार अनंत होता है, दोनों सिरों पर अनंत विस्तार होता है। ठीक, इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है, कितना है, कितनी लिमिट है, कुछ नहीं पता। रेखा को कितना भी बढ़ाया जा सकता है दोनों दिशाओं में। और जब ये बात आती है इधर किरण की, किरण यानी रे जिसको बोलते हैं, तो रे में आप कहेंगे कि भाई किरण क्या है, एक प्रारंभ बिंदु से लेकर के, इसका ये प्रारंभ बिंदु निश्चित है, प्रारंभ वाला बिंदु जो इनिशियल पॉइंट जिसको बोलते हैं, प्रारंभ बिंदु, ये तो निश्चित है, फिक्स है। और लेकिन एक साइड इसका जो सिरा है ये निश्चित नहीं। अब इसको इधर जिधर ये आप देख रहे हैं डायरेक्शन, इस तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है, कोई अंतिम पॉइंट नहीं है। किरण का मतलब जैसे आप ये मान सकते हैं कि कहीं से कोई रोशनी उत्सर्जित हो रही है तो वो किरणों के रूप में आती है। जहां से उत्सर्जित हो रही है वो उसका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु है। जैसे किसी दीपक से रोशनी पैदा हो रही है तो दीपक उसका एक इनिशियल प्रारंभिक बिंदु हो गया, और जो प्रकाश फैल रहा वो किरण है। तो इसी प्रकार से जैसे सनलाइट है, सूर्य की किरणें हैं, तो बहुत सारी चीजें। तो किरण का मतलब यही है कि एक सोर्स जो है उसका वो निश्चित है, प्रारंभ बिंदु निश्चित है, परंतु अंत बिंदु उसका पता नहीं है कि वो कहाँ है, तो किरण इसको बोलते हैं। तो आप किरण भी समझ गए और रेखा भी समझ गए। अब अगला पॉइंट आता है, देखिए रेखाखंड। तो क्योंकि रेखाखंड नाम से ही स्पष्ट है कि रेखा का ही एक खंड, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ नाम अगला आया रेखा खंड, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लाइन सेगमेंट। तो इससे आप स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि रेखाखंड क्या है,
लाइन का ही एक हिस्सा है, यानी जैसे मैं इसका एक हिस्सा, इतना हिस्सा काट लूं इस लाइन में से, ये ए और बी करके, ये वाला देखिए मैंने ये वाला हिस्सा इतना अलग कर लिया, अगर जैसे मैं ये बोल दूं तो इसके दो बिंदु निश्चित कर लिए हमने, कट करके बाहर कर लिया। ये ए बी हिस्सा जो बाहर आया ये इस रेखा का ही एक हिस्सा है, भाग है, इसीलिए रेखा खंड कहा जाता है। देखिए इसका नाम क्या है, रेखा और खंड, मतलब रेखा का पार्ट, रेखा का हिस्सा, लाइन का सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब ही होता है हिस्सा या पार्ट, हिस्सा कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं। तो ये जो है लाइन यानी रेखा का ही हिस्सा होता है, सेगमेंट होता है, इसीलिए इसको रेखाखंड कहेंगे। और रेखाखंड के दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, रेखाखंड के, क्योंकि ये रेखा का खंड है, पार्ट है, इसलिए इसके दोनों बिंदु निश्चित हैं, यानी ये दूरी फिक्स होती है और ये दो बिंदुओं से मिलकर बनेगा। चाहे बिंदु का नाम कुछ भी हो, एक्स वाई हो, पी क्यू हो, कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन रेखाखंड के दोनों बिंदु एंड पॉइंट निश्चित है, हमें इनके अंत्य बिंदु पता है। अंत्य मतलब एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट्स, यानी दोनों सिरे। तो अंत्य बिंदु का ज्ञात, यहां पर ज्ञात होते हैं अंत्य बिंदु, ठीक है, परंतु रेखा में कोई अंत्य बिंदु का पता नहीं है, एंड पॉइंट्स का पता ही नहीं है, ठीक है। और किरण में एक साइड फिक्स है, एक बिंदु तो पता है, लेकिन अंतिम उसका बिंदु, अंत्य बिंदु उसका भी नहीं पता होगा, ठीक है, किरण में भी। तो ये आपने देखा रेखा, रेखाखंड, किरण और ये सारी चीजें। अब एक बात आती है संगामी रेखाएं। देखिए ऊपर लिखा गया संगामी रेखाएं। संगामी का मतलब होता है कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन का मतलब हुआ जो लाइन यानी रेखाएं, ऐसी लाइंस जो कि एक ही बिंदु से और मिनिमम कितनी होगी, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, ध्यान रखें 3 या 3 से अधिक रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब क्या होती हैं, रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, एक ही बिंदु से गुजरती हैं, तो इन्हें संगामी रेखाएं कहा जाता है, संगामी रेखाएं कहते हैं, ठीक है, संगामी रेखाएं कहते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इसको, जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन हुई, ये दूसरी हुई और ये आपकी तीसरी हुई, मान लीजिए कितनी भी लाइन यहाँ से जाए, ये देखिए एक ही बिंदु से सभी रेखाएं जा रही। जैसे ये वाली रेखा थी, इधर हो गई, ये वाली रेखा देखिए ऊपर नीचे ये हो गई, इधर वाली रेखा देखिए ये हो गई, ये रेखा आपकी देख रहे ये हो गई। तो ये आप देख रहे हैं 3 या 3 से अधिक रेखा है। जैसे मैं इस रेखा को नाम दे दूं M, इसको मैंने नाम दे दिया M, ठीक है, तो ये वाली M रेखा हो गई, ठीक, ये N हो गई, ये O हो गई, ये P हो गई। ये 4 रेखाएं हैं, देखिए चारों को आप देख सकते हैं। P वाली रेखा ये, M वाली ये है, N वाली ये है, O वाली ये। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, एक ही बिंदु से पास कर रही, गुजर रही हैं। इसलिए ये जो चारों रेखाएं हैं इस वक्त इनको हम संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइंस कह देंगे, ठीक है। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चीज़ों को सीखते चलिए, समझते चलिए, नोट्स भी अपने बनाते चलिए हिसाब से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु मतलब ऐसे बिंदु, संरेख जो समान रेखा में हो, जो क्या हो, एक ही रेखा में हो, जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु है ना। संरेख मतलब समान रेखा में स्थित संरेख बिंदु। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये एक ही रेखा पर एक पॉइंट ये ए हुआ, ये दो पॉइंट तो होंगे ही होंगे रेखाखंड के लिए, और इसमें कोई एक और पॉइंट हमने ले लिया, सपोज मान लीजिए यहाँ पर ओ ले लिया। तो अब आप देख रहे हैं इस समय जो 3 पॉइंट आप देख रहे हैं ए, ओ तथा बी, ये 3 जो बिंदु है, तीनों बिंदु क्या कहे जाएंगे, संरेख बिंदु कहे जाएंगे, संरेख बिंदु। अब मिनिमम 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो वो संरेख बिंदु कहे जाएंगे। कितने भी बिंदु हों, कम से कम 3 तो होंगे। जैसे ये ए हो गया, मान लीजिए ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ए बी सी डी ये चारों ही पॉइंट संरेख बिंदु हैं, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये बात आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अच्छे से इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, आई होप। तो ये सारी बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए और ध्यान से सीखिए, और जानते भी हैं, बट फिलहाल अब असंरेख बिंदु, जब कोई 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित ना हो,
जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु और एक कहीं इधर तीसरा हो गया, तो अब ये असंरेख, एक रेखा पर तो नहीं है, तो ये तीनों बिंदु क्या है, असंरेख है। मान लीजिए ये ए बी और सी है, तो ये असंरेख है, क्योंकि देखिए अब अगर हम मिलाते हैं तो रेखा नहीं बल्कि त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका मतलब जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो, अलग अलग स्थित हो, तो वो बिंदु क्या कहे जाएंगे, असंरेख। मतलब तीन बिंदु ऐसे कहीं हैं, तो आप देखिए इनसे एक रेखा कोई एक रेखा में नहीं पड़ेगा, या तो ये रेखा बन जाएगी, या इसको मिलाएंगे तो ये रेखा बन जाएगी, या इसको मिलाएंगे ये रेखा बन जाएगी, मगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में तो नहीं आ सकते, ना तो ये, ना तो ये और ना तो ये। इसका मतलब ऐसी स्थिति में बिंदु, जब तीनों बिंदु या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर ना हो, तो वो असंरेख है। ठीक है, ध्यान रखें, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कह दिए जाएंगे इनको। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाइए कोण। अब देखिए कोण की परिभाषा इतना कोई आवश्यक उस तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी जनरली हम समझ लेंगे। मान लीजिए कोण को परिभाषित करने के भी कई सारे तरीके हैं। दो रेखाओं के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि दो रेखाएं या दो किरण है, ऐसे दो किरण बोल देंगे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एक बिंदु फिक्स करना होगा। तो दो किरणों के मध्य झुकाव, ये इसको कोण कहा जाता है, लोग ऐसा बोल देते हैं। यानी कि परिभाषाएं ऐसी अलग अलग मिलती हैं पुस्तकों में कि दो किरणों के बीच में झुकाव को हम क्या बोलते हैं, दो रेखाखंडों या किरणों, कुछ भी बोल सकते हैं, दो रेखाखंडों। अब रेखाखंड भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई निश्चित बिंदु होने चाहिए, ये दूरी आपकी निश्चित है। जैसे मान लीजिए ए बी और एक रेखाखंड और कहीं हमने ले लिया, मान लीजिए सी, तो ये दो रेखाखंडों के बीच में जो झुकाव बन रहा है, इसी को कहते हैं कोण, है ना। तो ऐसी परिभाषा भी आपको पुस्तक में देखने को मिलती है। ठीक, और ये भी बोला जाता है कभी कभी कि इसमें क्या है कि एक किसी रेखा या किरण, है ना, या रेखाखंड का वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ अगर ये जिसका एक बिंदु निश्चित हो, देखिए एक किरण लेकर के परिभाषित कर ले या रेखाखंड लेकर के, कोई बात नहीं, एक किरण जिसका एक बिंदु निश्चित है, और अब यह किरण इस निश्चित बिंदु, जैसे ये निश्चित बिंदु है मतलब फिक्स कर दिया गया, इसको यहीं पर फिक्स कर दिया गया, निश्चित बिंदु है ये, है ना, यानी फिक्स्ड पॉइंट है ये, जिसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट के अराउंड, इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर ये वृत्तीय पथ पर, ये इस कुछ पल पे यहाँ है, मान लेते हैं किसी पल पे यहाँ है, तो आप देखेंगे इसका आपका कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनेगा। तो अब आप देख रहे हैं यही रेखा इस समय यहाँ है, यानी कि ये किरण जो है ये इस समय यहाँ है, तो इसने कुछ वृत्तीय पथ पर विस्थापन प्राप्त किया, वृत्तीय पथ पर यह विस्थापित हुई। तो जब किरण किसी निश्चित बिंदु के परितः वृत्तीय पथ पर विस्थापित होती है, तो उस वृत्तीय विस्थापन को ही कोण कहते हैं। तो ये जो वृत्तीय विस्थापन है, इसको कोण कहा जा सकता है, ऐसा भी परिभाषित किया जा सकता है। तो ये मैं आपको समझाए दे रहा हूँ, फटाफट आप बस केवल ध्यान दीजिए, क्योंकि चीज़ों को समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसे पॉइंट से बनते हैं क्वेश्चंस, तो फिर वहाँ दिक्कत होती है उनको करने में। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं आते। ठीक है, और एक सामान्यतया क्या होता है कि एक कोण और चाप वगैरह में संबंध होता है। आप सभी जानते हैं चाप क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है और दो हिस्से ऐसे इस यहाँ से यहाँ पर हमने ये वृत्त की परिधि पर काट लिया, तो ये एक चाप है ना। तो ये हो गया, और इसमें अगर मैं त्रिज्या बना लूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर मैं त्रिज्या बना लेता हूँ, मान लीजिए ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या भी होता है। चाप और त्रिज्या के अनुपात को भी कोण कहते हैं। ठीक, तो जो एंगल होता है वो आर्क अपॉन रेडियस भी कहा जाता है। इस कोण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंगल इज इक्वल टू, चाप को क्या कहेंगे, आर्क, और त्रिज्या को कहेंगे रेडियस। तो देखा जाए तो किसी भी वृत्त में उसके आर्क यानी चाप और त्रिज्या के अनुपात को भी कोण कहते हैं, यानी कि चाप और त्रिज्या के अनुपात को कोण कहते हैं, या आर्क और रेडियस के रेशियो को एंगल बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी सामान्य सा एक कोड है। कभी कभी इन पर भी सवाल बन सकते हैं छोटे छोटे, तो आप चीज़ों को हमेशा नोट रखें, ध्यान रखें, कोशिश करें कि जानकारी उन सब की होनी चाहिए जो भी हो। बाकी आपको जानकारी पहले से होती है। अब कोणों के प्रकार पर आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें सबसे पहला है न्यून कोण। तो आप जानते हैं कि न्यून कोण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, न्यून कोण, जिसको कहते हैं एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण क्या है, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य होता है।
वो कोण जो 0 से 90 के मध्य होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये कोण आप देख रहे हैं, ये इस समय क्या है, एक न्यून कोण है। जैसे मैं कहूँ कि ये 30 डिग्री है तो न्यून कोण है, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री है तो न्यून कोण है। ऐसे ही कोई भी अगर ये 65 डिग्री है तो ये न्यून कोण है, क्योंकि ये सभी कोण क्या है, 0 से 90। और 90 कब बनेगा, जब एग्जैक्ट एकदम सीधी लाइन होगी तो 90 बनेगा। तो इससे पहले के जितने भी कोण होंगे 89.9 तक, वो सभी क्या होंगे, ये सभी न्यून कोण हैं। जितने कोण बन रहे हैं ये इधर जितना बढ़ता जाएगा, जब तक एकदम स्ट्रेट ऐसे सीधा नहीं हो जाएगा तब तक ये कोण न्यून कोण ही रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप न्यून कोण को भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। न्यून कोण क्या है, 0 से 90, जिसमें 90 शामिल नहीं है। 0 को शून्य कोण कहते हैं। 0 का नाम भी कभी कभी आ जाता है तो शून्य कोण कहा जाता है, ठीक। एग्जैक्टली 90 को सम कोण कहते हैं, अभी आप आगे सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें 90 शामिल नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखें। 0 और 90 शामिल नहीं है। उसके ऊपर मान लीजिए 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब कोण ये शामिल है, ये सब न्यून कोण है। लेकिन ना तो 0 शामिल है और ना तो आपका 90 शामिल है। तो न्यून कोण क्या है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। जैसे मैं कहूं कि 1 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। 89 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। 89.9 डिग्री क्या है, ये भी न्यून कोण है। लेकिन एग्जैक्टली 90 ये न्यून कोण नहीं है, 90 डिग्री न्यून कोण नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखें। तो एक्यूट एंगल और यानी कि न्यून कोण भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए एग्जैक्टली समकोण की बात कर लेते हैं, जिसको राइट एंगल कहते हैं। समकोण जिसको अब क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं समकोण। तो समकोण क्या है, एग्जैक्टली जो कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा। सीधी ऐसी रेखा जो ऐसे दोनों एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यही जो आप देखते हैं इसको समकोण बोलते हैं, जब 90 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा, ये जो कोण बन रहा है डिग्री में आप देख रहे हैं, ये कोण एक्चुअली क्या है ये भी समझ लें। तो मैं कोण को भी बता देता हूं। समकोण तो आप समझ गए, समकोण के बाद आगे बढ़ते हैं। समकोण क्या है, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूं सामान्य रूप से कोण या एक डिग्री या डिग्री, ये सब क्या है, किसी भी कोण को मापा जाता है। पहले बात तो ये समझिए, जो कोण की माप होती है, कोण को मापा जाता है डिग्री, जिसको हम डिग्री कहते हैं या अंश कहते हैं, है ना, अंश, जिसको आप ऐसे 0 ऊपर लगा के मापते हैं। जैसे आपको 30 लिखना है तो उस पर 0 लिखेंगे, 45 लिखना है तो उस पर छोटा सा 0 जैसा आकार बनाएंगे। ये सब डिग्री, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये सब डिग्री है ना, डिग्री के चिन्ह है, ठीक। तो आप ये समझ गए होंगे कि डिग्री को कैसे बनाते हैं किसी चीज़ पर। जैसे मान लीजिए 76 डिग्री बोलना है तो ऊपर ऐसे छोटा सा 0 बना लेंगे। 80 डिग्री बोलना है तो 80 पर छोटा सा 0 बना देंगे। तो ये डिग्री या अंश में कोण को मापा जाता है। पहली बात ये समझ लीजिए। और इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, ये 1 डिग्री 2 डिग्री इसको परिभाषित कैसे करें। तो आप सभी जानते हैं कि अगर एक वृत्त है तो एक वृत्त संपूर्ण कोण बनाता है, यानी इसको 360 डिग्री का कोण बनाता है, आप सभी जानते हैं। तो अब ये जो आप देख रहे हैं कि इसी वृत्त में अगर मैं इस केंद्र बिंदु को निश्चित करूं और यहां से आप देखिए ये त्रिज्या बनाई, कहीं भी बना लें, तो इस निश्चित बिंदु से इस समय ये शून्य कोण है मान लीजिए। और अब अगर हम इस पूरे वृत्त के छोटे छोटे समान बराबर छोटे छोटे बराबर ऐसे 360 टुकड़े कर दे, क्योंकि पूरे कोण 360 होता है, तो छोटे छोटे बराबर बराबर ऐसे 360 अगर हिस्से कर दे, कोण कर बना दे, हिस्से बराबर हिस्से बना दे, वृत्त की परिधि के छोटे छोटे 360 हिस्से बना दिए जाए, तो उसका जो एक हिस्सा है ये 1 डिग्री कहलाएगा। और ऐसे ही जितनी डिग्री होंगे वो, तो 1 डिग्री क्या हुआ, आप समझ गए कि 1 डिग्री हम यही कहेंगे यदि हम वृत्त की परिधि के समान रूप से बराबर 360 हिस्से कर दे तो उसका एक हिस्सा 1 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो ये सामान्य बात हो गई। अगर कभी ऐसा मिल जाए, मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न ही बन जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, चीज़ें कभी कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग उसके लिए समझदारी रखें और चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए। अब देखिए आता है अधिक कोण क्या है। समकोण के बाद अधिक कोण, तो वर्ड आया आपका अधिक कोण। तो हम बात करेंगे अधिक कोण क्या है, जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण क्या है। अब आप देखिए इसमें अधिक कोण को आप बोलेंगे तो अधिक कोण में क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य यानी इनके बीच
इसमें 90 भी शामिल नहीं है और 180 भी शामिल नहीं है, मतलब 90 पॉइंट, मान लीजिए 90.1 हुआ, 90.2 हुआ, वो ठीक है। 90, 91, 92, 93, 90 और 180 को छोड़ करके बीच के इसके मध्य के जो कोण है वो सब क्या कहे जाएंगे, अधिक कोण कहे जाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहे जाएंगे। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर सीधी रेखा है तो ये 90, इसको तो लेना नहीं, इसके बाद के जितने भी कोण बनेंगे, मान लीजिए ये बना तो इससे बड़ा बना तो ये आपका अधिक कोण है। अधिक कोण कोई भी बनेगा, ये मान लीजिए कोण का गैप क्या है, ये अधिक कोण है, ठीक। तो ऐसे ही आप ध्यान रखें, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, एक अधिक कोण। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हुए, अधिक कोण हुए। अधिक कोण का मान कहां से कहां के बीच में होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, या कह सकते हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य के कोण अधिक कोण कहलाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आपने समझ लिया अधिक कोण क्या है। अधिक कोण के बाद अब आप बात आती है सरल कोण या ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं। सरल कोण कह ले या फिर इसी को ऋजु कोण कह ले। ऋजु मतलब सीधा ही होता है, ठीक है। ऋजु रेखा मतलब सीधी रेखा, ऋजु रेखा मतलब ये सीधी रेखा, ये रेखा है ऋजु रेखा है, तो ऋजु का मतलब यही होता है स्ट्रेट, है ना। तो सरल कोण कहें या फिर ऋजु कोण कहें, जिसको इंग्लिश में आप स्ट्रेट एंगल कहेंगे। स्ट्रेट का मतलब ये होता है एकदम सीधा, स्ट्रेट एंगल। तो ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे कोण होंगे जैसे ये मान लीजिए एक तरफ ये आपका बना रेखा और इसी के विपरीत इसका मोशन पूरा ये घूम करके, अगर ये ऐसे घूम करके और ठीक 180 पर पीछे आ जाए इधर ऐसे, तो यही घूम करके, तो ये जो कोण बन रहा है इस समय, ये कोण 180, ये आप देख रहे हैं एकदम सीधी रेखा के बीच में ऐसे कोण जब बनता है तो ये आपका 180 बनता है, ठीक है। ये आपका ऋजु कोण है, ठीक है। ये मान पूरा, ये आपने देखा कि कोण होता क्या है, जब इसका विस्थापन ऐसे होता चला जाए तो ये कोण है, इस तरीके से विस्थापन होता चला जाए तो कोण है, और ये इतना विस्थापित हो कि एक प्लेस पर ये ठीक अपोजिट आ जाए, विपरीत आ जाए, ये विस्थापित होते होते विपरीत आ जाए, इस प्रकार से दिखने लगे, तो ये जो कोण अब बना, यही कोण आपका 180 डिग्री कहलाएगा। ये जो मान है 180 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो ये जो कोण आप देख रहे हैं ये ऋजु कोण हुआ, जो इन दोनों फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी को कहेंगे सरल कोण या ऋजु कोण, जिसका मान 180 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री ही कहेंगे इस सरल कोण या ऋजु कोण को, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इसको भी समझ गए, अच्छे से ढंग से समझ गए होंगे और ठीक ठाक तरीके से इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आप देखिए, अगला बोला गया वृहत कोण। एक वर्ड आया वृहत कोण, या जिसको हम पुनर्युक्त कोण भी बोलते हैं, ठीक। ये सब नाम ध्यान रखिए क्योंकि अलग अलग नाम कभी कभी पेपर में आ जाते हैं तो फिर समझ नहीं आता ये क्या है। पुनर्युक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। अब ये देखिए पुनर्युक्त कोण क्या होता है, ऐसे कोण। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि अधिक कोण क्या होता है, जो 90 से 180 के बीच में होते हैं। अब 180 से अधिक चलेंगे, 180 से लेकर के 360 के बीच के कोण, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, इसके बीच के जितने भी कोण बनेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, वृहत कोण कहलाएंगे या पुनर्युक्त कोण। एक ही नाम है दोनों का, चाहे वृहत कोण कहे या पुनर्युक्त कहे, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए 180 से बड़ा कैसे बने, क्योंकि अब हमें मालूम है कि 180 तो यही होता है, ठीक, एग्जैक्टली। अब इससे बड़ा क्या होगा, जब इधर नीचे आपको मालूम है कि देखिए कोई भी कोण अगर बनता है तो इस प्रकार से चलता है, आपने देखा भी कि अगर इस तरीके से, अभी तक ये न्यून कोण है, अगर एग्जैक्टली सीधा हो गया तो सम कोण है, अगर इधर हो गया बीच में 90 से बढ़ के तो ये अधिक कोण है, और अगर एग्जैक्टली यहाँ आ गया तो ये आपका देख रहे हैं कि ये सरल कोण है, या मतलब स्ट्रेट एंगल है, ऋजु कोण है। और अगर अब ये इससे भी, यहाँ से भी इसका मोशन इस तरफ होने लगे, ठीक, इस तरफ होने लगे, तो ये इसका मतलब ये कैसे दिखाया जाएगा, ये ऐसे दिखाया जाएगा। मान लीजिए ये आप देख रहे हैं और इसका कुछ ऐसे नीचे की तरफ यहाँ, तो ये वाला भाग जो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये 180 से बड़ा है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कोई ऐसा कोण बना, तो इसके इस तरफ बाहरी भाग, ये अंदर वाला भाग मत बोलिए, ये जो बाहरी भाग है ये आपका 180 से बड़ा बन रहा है, तो ये जो कोण कहे जाएंगे ये वृहत कोण कहे जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं इनको पुनर्युक्त कोण, ठीक है।
जैसे 180 से बड़ा मान लीजिए, हम किसी समय हम माने कि ये वाला कोण हमारा 200 डिग्री, कितना 200 डिग्री, ऐसे घूमता 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 90 बना होगा सीधे, फिर ऐसे 180 बना होगा, 180 से 20 और गया होगा, तब ऐसा बना होगा। ये रेखा की स्थिति यहाँ से शुरू होती, ये किरण जो है ऐसे मोशन करते 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 एक समय सीधे 90 बनाया होगा, फिर इधर मोशन किया होगा, फिर 180 बनाया होगा, फिर 180 से इधर नीचे गया होगा तो 200 बनाया होगा। तो ये जो घुमाव है, इस तरीके का बाहरी घुमाव ये देख रहे हैं, ये 200 डिग्री, ये क्या है आपका, ये आपका पुनर्युक्त कोण या वृहद कोण कहा जाता है। यानी 180 से बड़े अब सारे कोण ही वृहद कोण कहे जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि ये वाला कोण आपका, ये जो किरण है ये घूमते 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 इस तरीके से घूमे और फिर जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद वो किसी समय यहाँ तक आ जाए, तो आप देख रहे हैं वृत्त, अभी पूरा वृत्त बन जाएगा तो 360 ही हो जाएगा। आप जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा, हम ऐसे बना दें। अब ये बाहर कुछ मान लेते हैं कि ये घूम गया होगा 340 घूम गया मान लेते हैं, तो 340 डिग्री घूम के आया, ये पूरा मान लेते हैं अपने समझने के लिए कि ये 340 घुमाव हुआ। तो ये जो 340 है क्या है, ये आपका एक वृहद कोण है, यानी कि पुनर्युक्त कोण है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे आई होप कि ये कैसे पुनर्युक्त कोण या वृहद कोण बनते हैं, ठीक, या क्या होते हैं। ठीक, चलिए अच्छी बात है, अब ये भी बात आपकी हो गई। अब देखिए, अब आती बात हमारे पास इसके बाद पूर्ण कोण, पूर्ण यानी कंप्लीट एंगल। ये तो पूरा पूरा पूर्ण ही कोण मान लिया गया, पूर्ण यानी कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने का होता है, अभी मैंने बताया 360, एग्जैक्टली 360 डिग्री का मान जो होगा, यानी जो पूरे वृत्त की संरचना बनती है ये पूर्ण कोण है। ठीक, ये सभी पूरे वृत्त की संरचना पूर्ण कोण है। ठीक, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं ये कोई किरण थी और ये कोण बनाना शुरू करे और ये घूमते 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 ऐसे आए। अब देखिए यहाँ पर आएगा तो जानते इधर खींच देंगे तो 180 हो जाएगा, फिर ये घूमते हुए एग्जैक्टली फिर वहीं आ जाए जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो अब इसी पर ये रेखा फिर से अपना ये आ जाए, रेखा पर ही रेखा आ गई, तो आप देख रहे हैं ये जो है ये पूर्ण कोण कहा जाएगा, क्योंकि इसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, 360 डिग्री का पूरा एक चक्कर इसका लग गया। तो ऐसा कोण पूर्ण कोण होगा जो अपनी प्रारंभिक स्थिति में पुनः पूर्ण रूप से एक वृत्तीय पथ को विस्थापन को पूर्ण करके वह अपने प्रारंभिक स्थिति पे पुनः आ जाए। तो ऐसा कोण जो बनेगा वो क्या होगा, आपका पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल होगा। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये भी बात समझ में आ गई। अब अगला आता है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक को पूरक भी कहते हैं, अनुपूरक भी कहते हैं और लंब पूरक कोण भी कहते हैं। तो जो ये नाम है इनको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई सारे नाम है, कोटिपूरक कोण या पूरक कोण या अनुपूरक कोण। ठीक है, अनुपूरक हो गया, तो कोटिपूरक, पूरक, अनुपूरक या फिर लंब पूरक कोण, इतने नाम अगर आपको कभी भी देखने को मिले तो सब एक ही बात है। इनको इंग्लिश में एक ही नाम से हम जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे कोण, अब इसमें ऐसे दो कोण होंगे, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो रहा हो, तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, वो आपस में कोटिपूरक कहलाते हैं, या एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, या अनुपूरक कहलाते हैं, या लंब पूरक कहलाते हैं। जैसे मैं कहूँ एक कोण 30 डिग्री है तो इसका कोटिपूरक क्या बनेगा, 60, क्योंकि इनका योगफल 90 होना चाहिए। ठीक, ऐसे मैं कहूँ एक 40 डिग्री है तो इसका कोटिपूरक या अनुपूरक क्या होगा, 50। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक 45 है तो दूसरा भी 45। आपको मालूम है कि ये सभी जो पेयर आपके सामने दिख रहे हैं, क्योंकि इनका योगफल करने पर 90 प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये दोनों ही कोण 30 और 60, 40 और 50, 45 और 45, ये सभी क्या है, अनुपूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ 20 डिग्री का कोटिपूरक बताइए तो आप कहेंगे 70 डिग्री, या मैं आपसे पूछूं 70 डिग्री का कोटिपूरक बताइए तो आप कह देंगे 20 डिग्री, क्योंकि इनको जोड़ने पे 90 आना चाहिए। या दूसरे तरीके से अगर कोई आपसे कहता है कि 70 डिग्री का कोटिपूरक बताइए तो 90 से इसको तुरंत माइनस करेंगे, 90 माइनस 70 20 आ गया, क्योंकि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो वो क्या कहलाएंगे, कोटिपूरक कोण या अनुपूरक कोण कहलाएंगे, या फिर लंब पूरक कहलाएंगे, या पूरक कहलाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे कि कोटिपूरक कोण ये क्या होते हैं। ठीक,
जैसे अब अगर बोला जाए कि यदि कोई एक कोण 35 डिग्री है तो इसका कोटि पूरक कोण ज्ञात करिए, तुरंत आप 90 में से इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा 55 डिग्री। तो आपको मालूम है कि 55 डिग्री इसका कोटि पूरक या अनुपूरक होगा किसका, 35 का। ठीक, अब अगर आपको जोड़े दे दिए जाएं, ऐसे कहा जाए कि ये कुछ जोड़े हैं 20 और 60, 30 और 55, ठीक है, और ऐसे 35 और 30, और यहाँ पर मैं आपको दे दूँ 30 और 60। अब मैं कहूँ ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जोड़ा आप ले लीजिए, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा जोड़ा या पेयर ऑफ एंगल कोटि पूरक है या अनुपूरक है, तो आप देखेंगे डी पार्ट है ना, क्योंकि इनका योगफल 90 और कहीं पर योगफल 90 नहीं है, इसलिए वो कोटि पूरक या लंबपूरक यानी अनुपूरक कोण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको अच्छे से समझिए, चीज़ों को आप एकदम बिल्कुल ढंग से समझिए समझदारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है संपूरक या ऋजुपूरक या परिपूरक। कई नाम है, एक ही बात है, एक ही नाम है। संपूरक कोण क्या होते हैं, ज़्यादातर यही प्रयोग होता है, और यहाँ पर ज़्यादातर कोटिपूरक का प्रयोग होता है, यहाँ पर ज़्यादातर संपूरक का प्रयोग होता है, लेकिन ये नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे नाम दे दिए जाते हैं तो फिर पेपर में आते हुए भी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो बात आ गई संपूरक कोण या फिर कह लीजिए ऋजुपूरक कोण, एक ही नाम है। और अब इसके बाद परिपूरक भी इसका नाम है, तो इतने नामों से आप इसको समझेंगे। ठीक, और इनका एक इंग्लिश में नाम होगा सप्लीमेंट्री एंगल, यानी ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो रहा हो। ठीक, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 हो रहा हो, जैसे मैं कहूं कि एक 60 और एक 120, देखिए जोड़ने पर 180 हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण है। मैं कहूँ 50 तो आप कहेंगे 130, इधर मैं कहूँ 70 तो इधर आप कहेंगे 50। देखिए 70 के साथ 50 नहीं, 110। ठीक है, अब देखिए 70 और 110 जोड़ने पे कितना हो रहा है, 180। 50 और 130 जोड़ने पे कितना हो रहा है, 180। 60 और 120 जोड़ने पे 180, क्योंकि ये कोणों का योगफल करने पर 180 प्राप्त होता है, इसलिए ये कोणों के जो आपके पेयर है, जोड़े हैं, ये क्या है, ये सभी संपूरक कोण है या ऋजुपूरक है या परिपूरक कोण कहे जाएंगे। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन अगर देता हूं कि भाई आप 55 डिग्री कोण का संपूरक कोण ज्ञात करिए, तो आप तुरंत 180 में से 55 को माइनस कर दें, है ना। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 1, 125। ठीक है, 125 आपका तुरंत ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है और करना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप अच्छे से ढंग से ये सब चीज़ें समझ रहे होंगे कि 55 डिग्री का संपूरक कोण 125 डिग्री है, 125 डिग्री का संपूरक कोण 55 है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, और ये सभी प्रकार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आने चाहिए, क्योंकि इन पर किसी भी प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं और बनते रहते हैं। ठीक, तो मुझे आशा है आप सभी को ये सभी बातें विशेष रूप से समझ में आ गई होंगी। ये जो भी आपको समझाया गया कोणों के बारे में, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा सा कोणों के बारे में और चर्चा करते हैं, और कोण के बारे में कुछ विशेष 1-2 पॉइंट और जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए कोण में क्या है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोण को हम मापते किस में है, कोण का जो मापन होता है, अभी आपने देखा कि कोण को हम मापते हैं सामान्य रूप से डिग्री में, है ना, डिग्री में नापते हैं, या इसी को हम कहते हैं अंश में, है ना, अंश कह देते हैं कि 30 अंश हो गया या 45 अंश हो गया, ऐसे कोई भी माप हो सकता है, 60 डिग्री हो गया, इस तरीके से हम डिग्री में मापते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए अब इसके अलावा जैसे आप सभी जानते हैं कि कोई दूरी हम नापते हैं तो किलोमीटर में कह सकते हैं या मीटर में कह सकते हैं और या सेंटीमीटर में कह सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं समय को नापने के लिए आप क्या करते हैं, घंटा या फिर मिनट या फिर सेकंड, है ना, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आप मापन का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से डिग्री में भी आपका क्या होता है, डिग्री पहले मापा जाता है, डिग्री भी होता है, और इससे छोटी छोटी यूनिट की बात करें तो डिग्री के बाद फिर मिनट आता है और मिनट के बाद सेकंड आता है। ठीक है, यानी कि ये आप देखें तो डिग्री सब बड़ी यूनिट है और उसके बाद
उससे छोटी यूनिट मिनट है और उससे छोटी यूनिट सेकंड है। जैसे घंटा, ये आप कंफ्यूज ना हो, देखिए इसमें कभी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये तो आपका समय का जो मापन है वो भी घंटा मिनट सेकंड में, तो यहाँ भी मिनट और सेकंड है, ये मिनट और सेकंड अलग है समय के मापन के लिए, और डिग्री से छोटा फिर मिनट और मिनट से छोटा फिर सेकंड कोण के मापन में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कोणों के मापन में जैसे दूरी किलोमीटर सबसे ज़्यादा हो गई, बड़ी दूरी हो गई, फिर मीटर हो गया, फिर सेंटीमीटर हो गया, इसी प्रकार से बड़े छोटे क्रम में चीज़ों को, जैसे आप रुपए पैसे से आगे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी आपका द्रव्यमान है तो उसको किलोग्राम ग्राम में करते हैं, तो बड़ी छोटी यूनिट हर चीज़ की होती है। तो ऐसे ही डिग्री वाले में यानी कोण के मापन में आपकी जो बड़ी छोटी यूनिट होगी डिग्री, डिग्री से छोटा फिर मिनट में आप लिखेंगे और मिनट से छोटा फिर सेकंड में लिखेंगे। तो इनका जो प्रयोग होता है, इनके चिन्ह क्या होते हैं डिग्री को लिखने के लिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लिखता हूँ कि यहाँ पर आप सपोज मान लीजिए कि आपका 15 डिग्री आपको लिखना है, तो ऐसे एक छोटा सा शून्य जीरो ऊपर बना देंगे, इसको 15 डिग्री पढ़ा जाएगा। अगर सपोज मान लीजिए मुझे बोलना है कि भाई 18 मिनट, तो इस मिनट पर 18 पर एक डैश सिंगल डैश लगा देंगे, इसको 18 मिनट पढ़ा जाएगा। अगर हमें बोलना है मान लीजिए 11 सेकेंड, तो हम 11 लिखेंगे और इसके ऊपर 2 डैश लगा देंगे। ठीक है, कोई भी चीज़। तो यानी कि आपने देखा कि डिग्री को इस छोटे से शून्य से, मिनट को एक डैश से और सेकंड को 2 डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये लिखने का तरीका है। जैसे हमें लिखना है मान को लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखिए कोड में मान ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमें लिखना है 25 डिग्री 28 मिनट और 17 सेकंड, तो हम ऐसे लिखेंगे 25 डिग्री 28 मिनट 17 सेकंड, इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोड भी प्रदर्शित करने के तरीके हैं और इसमें बड़ी छोटी यूनिट में इसको लिखते हैं। अब जैसे आप देखिए, आपको बोला जाता है कि आपसे कहा जाए कि भाई 10 रुपए में से 3 रुपए 40 पैसे घटाइए, आप तुरंत माइनस कर देंगे, या 10 रुपए में 4 रुपए 20 पैसे जोड़िए, आप जोड़ देंगे। तो जोड़ने घटाने का जो रुपए पैसे या किलोग्राम ग्राम और घंटा मिनट सेकंड का जो जोड़ने का तरीका आप अपनाते हैं जोड़ने घटाने का, वैसे ही यहाँ पर भी एक तरीका होगा। जैसे हम कहें कि भाई आपके पास कोण है 90 डिग्री, इसमें से माइनस करो, आप माइनस करो 25 डिग्री और 19 मिनट को। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा कि भाई 19 डिग्री में 25 डिग्री होता तब तो माइनस कर देते, सॉरी 90 डिग्री में 25 डिग्री होता माइनस कर देते भाई, 90 में से 25 घटाते और हम बोल देते कि 65 डिग्री, तो आंसर आ जाता। लेकिन ये मिनट में, अब यहाँ तो डिग्री में ही है। तो अब क्या होगा, इसके लिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने होते हैं तो आपको करना क्या होता है, पहले कुछ तरीके मालूम होने चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं कि घंटा मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। वैसे यहाँ भी जो डिग्री और मिनट और सेकंड का कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लीजिए। 1 डिग्री, इसको पढ़ेंगे 1 डिग्री बराबर होता है हमेशा 60 मिनट के, 60 मिनट के, जो कि ऐसे 60 पर डैश बना देंगे। ठीक है, 1 डिग्री बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक, ये पढ़ा जाएगा आपका। और इसके बाद आपको मालूम है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे और फिर 1 मिनट में ऐसे, अब देखिए 1 बनाया और मिनट का प्रतीक क्या है, 1 डैश लगा देना छोटा सा ऊपर, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 पर 2 डैश ऐसे लगा देंगे, ये भी आपको मालूम ही होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। इसको आप क्या कहेंगे, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए क्या करेंगे, अब आपको कन्वर्ट करना आ जाएगा जब आप ये चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जैसे आपको मान के चलिए, आपको अगर बोला जाए, ठीक है, कि आपको 90 डिग्री को कैसे कैसे आप लिख सकते हैं। देखिए 90 डिग्री बोले, या फिर आप एक काम करें कि इसमें 89 डिग्री लिखें और इसका 1 डिग्री इधर बढ़ा दें। मान लीजिए हम 89 डिग्री 1 डिग्री ऐसे बोलेंगे, तब भी ये क्या है, 90 डिग्री ही है। 89 प्लस 1 डिग्री बोले, या 89 डिग्री और 1 डिग्री ऐसे लिख दें। मैंने बस इसका 1 डिग्री साइड में कर दिया है, ये अभी मिल करके 90 ही। अब देखिए, क्योंकि 89 डिग्री और ये जो 1 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं अभी कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो हम इस 1 डिग्री की जगह लिख सकते हैं 60 मिनट। एक ही बात है, 1 डिग्री की जगह 60 मिनट। ये अभी भी 90 ही डिग्री लिखा है भाई, क्योंकि 90 डिग्री में से मैंने 1 डिग्री को इधर किया। ठीक है, तब भी ये देखिए 89 और 1 90 ही है, और इस 1 डिग्री की जगह 60 मिनट लिख सकते हैं, हमने ये लिख दिया। तो अभी भी ये जो लिखा गया है ये क्या है आपका, ये 90 डिग्री के ही बराबर चीज़ है। ठीक, अब इसको और आगे कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 89 डिग्री है ही, 60 मिनट में से हम 1 मिनट बाहर कर दे, 59 मिनट यहीं रखें और 1 मिनट को इसके बगल में कर दे। देखिए ये 59 और 1 60 ही है, 59 और 1 60 ही है। ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया
तो अब क्योंकि आपने एक और चीज़ पढ़ी अभी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 डैश सेकंड को दर्शाते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो अब इसको दर्शाने का तरीका ये कि 1 मिनट की जगह आप ये 60 सेकंड लिख सकते हैं आराम से। तो देखिए हम इसी बात को बोल सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट और यहाँ पर बोल सकते हैं 60 सेकंड। इसको ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। अब देखिए अभी भी ये 90 डिग्री को ही प्रदर्शित कर रहा है। 90 डिग्री जो था, देखिए अब ध्यान दीजिए, 90 डिग्री को हमने 1 डिग्री अलग किया, 89 और 1, तब भी ये 90 ही है। अगर आप जोड़ते हैं 90 का 90 ही है। उस 1 डिग्री के स्थान पर देखिए हम लिख दिए 60 मिनट, ठीक है। तब भी ये 89 और ये आपका मिलकर के 90 ही है। अब क्योंकि हमको मिनट तक अगर जाना पड़े तो अब इस 60 मिनट से इसको हम 59 लिख करके 1 मिनट उसका साइड में कर देंगे, साइड में लिख देंगे। 59 और 1 60 ही मिनट होगा। अब इस 1 मिनट के स्थान पर देखिए, इस वाले 1 मिनट के स्थान पर, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, इसलिए इसके स्थान पर हमने 60 सेकंड रख दिया। तो अब ये बन गया 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। यानी कि 90 डिग्री को इन रूपों में हमने देखा। 90 डिग्री को हम ये भी कह सकते हैं 89 डिग्री 60 मिनट, या 90 डिग्री को हम ऐसे ही 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड भी कह सकते हैं। तो किसी भी मान को हम इस रूप में बदल सकते हैं, जो भी दिया गया हो, बस 1 डिग्री को किनारे करके उसको बदलते चले जाएंगे और फिर अब हम इनमें से हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए जैसे कि आपको ये माइनस करना था, आपको मालूम है कि 90 डिग्री को हम आगे बना सकते हैं 89 डिग्री और 1 मिनट। तो इस 1 मिनट को हम क्या करेंगे, 1 डिग्री को 89 डिग्री और 1 डिग्री। देखिए 90 डिग्री को हम बदल सकते हैं 89 डिग्री और बगल में 1 डिग्री लिख दिया। इस 1 डिग्री के जगह 60 मिनट कह सकते हैं। कितने मिनट कह सकते हैं, 60 मिनट। अभी मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया। तो ये जो है 90 डिग्री ही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर आपको घटाना था 90 डिग्री में से 25 डिग्री और 19 मिनट अब घट जाएगा। तो देखिए 89 डिग्री 60 मिनट, ये 90 ही है, ठीक। इसमें से घटाना है आपको 25 डिग्री और 19 मिनट। अब आप घटा दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0। ये आपका 10 में से 9 गया, 1 बचा, और यहाँ से 5 में से 1 गया, 4 बचा, ठीक है। 41 मिनट बचा आपका। और इधर से देखिए 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 2 गया 6, यानी कि 64, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 64 डिग्री 41 मिनट इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर कभी जोड़ना या घटाना हो तो ऐसे ही परिवर्तित करके आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए। किसी भी मान में आपको ऐसे ही जोड़ना घटाना आना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ठीक है 35 डिग्री में आप 35 डिग्री में माइनस कर दीजिए आप 20 डिग्री और 15 मिनट और 12 सेकंड को। तो अब देखेंगे 35 डिग्री को पहले हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो 35 डिग्री का 1 डिग्री बाहर करेंगे तो यहाँ 34 कर दें। देखिए ध्यान दीजिए, 1 डिग्री को हमने साइड में कर दिया। इस 1 डिग्री के स्थान पर हम 60 मिनट लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया, देखिए 60 मिनट। अब इसमें से 1 मिनट और इधर बाहर कर ले तो 59 ही बचेगा। मिनट को सेकंड तक बनाना है ना, हमको सेकंड तक बनाना है। तो इस 60 मिनट को हम क्या करेंगे, 59 लिख सकते हैं। देखिए 1 कम करके 59 लिख दिया, और जो 1 मिनट है उसको बगल में ले लिया। इस 1 मिनट की जगह 60 सेकंड लिखा जा सकता है, ध्यान रखिए। तो हम 60 सेकंड लिख देंगे। अब ये आपका वही 35 डिग्री इस रूप में बन के आ गया। 35 डिग्री ही लिखा है ये, ठीक है। देखिए इसको समेटते जाएंगे, अगर 60 सेकंड को 1 मिनट करेंगे, 1 मिनट इधर बढ़ा देंगे तो ये 60 मिनट हो जाएगा। उस 60 मिनट को 1 डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री इसमें बढ़ के 35 हो जाएगा। आप सभी आराम से इसको समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें आप माइनस कर सकते हैं। इसके नीचे लिखेंगे 20 डिग्री 15 मिनट और 12 सेकंड। अब हम इसको घटा सकते हैं। तो भाई यहाँ से देखिए 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, तो 48 सेकंड हो गया। 2 डैश कर देंगे, सेकंड पढ़ा जाएगा। मिनट से मिनट घटा लीजिए, 9 में से 5 तो 4 मिनट, ये 9 में से 5 गया और 5 में से 1 गया 4, ये आपका 44 मिनट हो गया, ठीक है। 44 मिनट हो गया। और इसमें से घटाएंगे तो 4 ऐसे ही रहेगा, और आपका यहाँ 3 में से 2 गया 14 डिग्री। देखिए 14 डिग्री 44 मिनट 48 सेकंड आ गया। ये आपका इसका प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से अगर कभी डिग्री मिनट का आपको प्लस माइनस करना है तो आप ऐसे ही आराम से जोड़ घटा सकते हैं। जैसे आप रुपए पैसे को जोड़ते हैं तो आप रुपए पैसे पहले अलग अलग लिखते हैं, फिर करते हैं बचपन से सवाल घंटा मिनट और सेकंड को जोड़ने घटाने का काम किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर डिग्री मिनट और सेकंड को जोड़ा घटाया जाए। ध्यान रहे
कि ये जो मिनट और सेकंड यहाँ पर आ रहे हैं समय वाले मिनट सेकंड से इसका मतलब नहीं है, ठीक है। ये डिग्री के अंश मान के लिए भी इसी का प्रयोग होता है, मिनट और सेकंड का भी, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, इन प्रश्नों को भी अच्छे से समझे। मुझे आशा है कि आप इनको समझ गए होंगे अच्छे से और अब आप इनका जोड़ घटाना कर लेंगे। और आप में से बहुत लोगों को ये सब चीज़ें आती हैं, फिर भी हमें कोर्स में सब कुछ समझाना है, तो इसलिए मैंने ऐसा आपको समझा दिया। और चलिए अब आगे देखेंगे और प्रश्नों को करेंगे आगे, और ढंग से आप लोग वीडियोस को खूब शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। मुझे आशा है आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।